हेलो स्टूडेंट्स। तो आपको पता है हम क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट कर रखा है, जिसका पार्ट 1, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपकी साइंस में और स्पेशली फिजिक्स में जो है रुचि बढ़े। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम इसके अंदर कुछ फिजिक्स की और बातों को समझेंगे। फिर हम आगे जो है आपका जो मेन सिलेबस है सेकंड चैप्टर से वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 टर्म्स में बेसिक डिफरेंस समझाना चाहता हूँ। वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहली है हाइपोथेसिस, एक्सियोम और मॉडल। ये 3 टर्म है, ठीक है। साइंटिस्ट या एज ए साइंस स्टूडेंट आपने ये बहुत बार सुनी होंगी कि थ्योरी, मॉडल, पोस्टुलेट्स, ये सब। तो ये क्या है? सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक ऐसी जो है थ्योरी कह सकते हो आप, जिसका कोई प्रूफ नहीं होता। एक ऐसी थ्योरी, अब आप कहोगे कि प्रूफ नहीं है तो क्या मतलब? एक ये ऐसी थ्योरी होती है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको प्रूव किया जा सकता है, या फिर इसका यूज किया जा सकता है, इसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटली आप इसको चेक कर सकते हैं, ये जो है सही बिल्कुल एग्जैक्ट होती है, लेकिन इसका कोई स्पेशली आप इसका प्रूफ देखोगे तो इसका प्रूफ नहीं होता। हाँ, इसका यूज करके आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो, बाकी थ्योरीज को, बाकी मॉडल्स को, बाकी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हाइपोथेसिस का खुद का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली जो है आप चेक कर सकते हो, और उसके अलावा आप बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो हाइपोथेसिस से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है? एक्सियोम एक ऐसा पोस्टुलेट, थ्योरी आप कह सकते हो, जो सेल्फ एविडेंट होता है। सेल्फ एविडेंट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये ऐसी थ्योरी है, मतलब आप किसी को कहोगे तो सुनते ही मान लेगा। ये उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियोम। मतलब एक ऐसा पोस्टुलेट, एक ऐसी थ्योरी जिसको इजीली बिलीव किया जा सकता है, इजीली उसको मान लेते हैं, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है ट्रुथ जो है नज़र आता है। नेक्स्ट आता है मॉडल। मॉडल क्या होता है? मॉडल एक थ्योरी होती है जो एक एग्जिस्टिंग फिनोमिना, आपने कोई स्टडी की, कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई फिनोमिना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी गई है उसे हम कहते हैं मॉडल। उसके पीछे की वर्किंग वगैरह, क्या फिनोमिना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी दी जाती है, जो पोस्टुलेट्स दिए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं मॉडल। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जो कि इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। फंडामेंटल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की नींव, उसका बेसिक, उसका मतलब जो एक तरीके से जो उसकी नींव है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बात हो रही है फोर्सेस ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि जितने भी फोर्सेस आप देखते हो, उनके कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं, मतलब बाकी सब उन्हीं के जो है एक तरीके से उनको मॉडिफाई किया गया है, या उनको एक पर्टिकुलर स्पेशल केस में फिट किया गया है, वरना वो इन्हीं से निकल के आए फंडामेंटल फोर्सेस से। तो कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? हमें पढ़ने हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड द फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने
9th क्लास में पढ़ा था, आपका ग्रेविटेशन नाम से चैप्टर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये सबसे पहली बात एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसी भी दो बॉडीज के बीच में लगता है उनके मास की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। मतलब ये एक फोर्स ऑफ, पहली बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा किस वजह से लगता है? ये किसी भी बॉडी के मास की वजह से, ठीक है। तो ये बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मास, तो मास की वजह से जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, क्या होता है? G(m1m2) अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m1 m2 दोनों बॉडीज का मास है और r उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, और G जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। हम आगे जब चारों फोर्स को कवर कर लेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे कि इनकी रेंज कहाँ तक है, इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, किस किस पे ये अप्लाई होता है, ये हम एक साथ कवर कर लेंगे ताकि आपका टाइम जो है बच जाए। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद सेकंड आ जाता है सेकंड है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें दो वर्ड आए हुए, एक इलेक्ट्रो एक मैग्नेटिक। इसका मतलब एक ऐसा फोर्स है जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो ये होता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है। अब फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है अगर अपोजिट चार्जेस हैं, और रिपेल फोर्स लगता है अगर चार्जेस जो हैं अलग अलग है। अब आपको पता है, देखो सबसे पहले चलो इसी पे बात कर लेते हैं, चार्जेस, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होना ज़रूरी है? इस फोर्स के लिए चार्जेस का होना ज़रूरी है। मतलब चार्ज होंगे, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब दो चार्जेस होंगे तो उनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अगर अपोजिट होंगे तो ये अट्रैक्ट करेंगे, और अगर सेम होंगे तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है। ये किस वजह से है? ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। ये किस वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसे ही आपने पढ़ा है 10th क्लास में 13 चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि जो चार्ज हैं जब ये मूव करते हैं, जो मूविंग चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से भी ये बाकी जो चार्ज कैरिंग कंडक्टर हो गया या चार्ज हो गया उन पे क्या लगाता है? फोर्स। तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो जब इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स और बॉडीज, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, और सिमिलर चार्ज होंगे, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो रिपेल करेंगे, और अगर वो रेस्ट पे हैं तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से फोर्स लगेगा, और मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। अब थर्ड आ जाता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड क्या आ जाता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहला वर्ड आ रहा है स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये फोर्स जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरा वर्ड आ रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर। न्यूक्लियर जो है ये वर्ड आया हुआ है किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का मतलब है कि जो आपने न्यूक्लियस पढ़ा होगा कि आपके पास ये एटम है, इसके सेंटर में
जो है सारा इसका मास कंसंट्रेटेड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। यहाँ पे ये जो इसके आसपास की जो रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ठीक है। 3D में अगर आप देखोगे तो वो 3D में जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके बीच में क्या लगेगा, ये फोर्स लगेगा, इसके अंदर होगा। अब मैं बात करूं अगर न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स दो चीजों से मिलके बने होते हैं, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो एक चार्ज बॉडी है, दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये चार्ज बॉडी है, इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इस पे प्लस चार्ज है और ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे। इसका मतलब कोई ऐसा फोर्स है जो इन दोनों से, जो इसमें प्लस माइनस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे ज़्यादा इनके बीच में है। इसका मतलब वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो नहीं सकता। आगे हम बात करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो आप जो है अगर जंप भी करते तो सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, क्योंकि सन का मास बहुत ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होता। तो ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। हम आगे इस पे भी बात करेंगे जब चारों का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे कोई अलग ही फोर्स है, तो उसको हमने नाम दे दिया क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है आपका, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमेशा साथ रहते हैं, दूर दूर नहीं जाते, तो ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleons within a nucleus of an atom। तो यहाँ पे ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, एक न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी एटम के अंदर। तो ये क्या था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ आ जाता है हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। इसके बारे में आप ज़्यादा डिटेल जो है इस क्लास में नहीं पढ़ोगे, ना ही नेक्स्ट क्लास में, ना ही कॉलेज में इतना ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने को मिलता है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो क्या है ये, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। वीक न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है ये भी न्यूक्लियस या उसकी रीजन में ही लग रहा होगा। तो होता क्या है, आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, वो क्या है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो डिके करता है। मतलब अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है तो इसमें से छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब निकलते रहते हैं, ठीक है। ये रेडिएट होते रहते हैं, यहाँ पे ये रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ठीक है। तो मेनली हम बीटा डिके की बात कर रहे हैं। तो उसमें जो है क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, इस टाइप के जो है पार्टिकल्स निकलते हैं। तो इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ही वीक है, और न्यूक्लियर या न्यूक्लियस की रीजन में ही ये लग रहा है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, द फोर्स ऑफ या द फोर्स बिटवीन, यहाँ पे आपके क्या है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोल सकते हो, द फोर्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक्सेट्रा, ठीक है। द फोर्स बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एक्सेट्रा ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके और बीटा डिके। तो बीटा डिके, रेडियो एक्टिव डिके, ऐसे टाइम पे जो पार्टिकल्स निकलते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उनको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये थे आपके चारों फोर्स, फंडामेंटल फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब
हम बात करते हैं इन चारों में डिफरेंस क्या है, जो कि इम्पोर्टेंट है, चारों के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले हम एक टेबुलर फॉर्म में जो है इसको कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फोर्स कौन सा है, आप भी जो है टेबल बना सकते हो ताकि आपको इजीली याद हो जाए। दूसरी बात हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ की, कि इनमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है और कितना ज़्यादा है। थर्ड हम बात करेंगे रेंज की, कि इनकी रेंज कितनी है। और फोर्थ पार्टिकल्स और बॉडीज ऑन विच दे एक्ट, किन पार्टिकल्स या बॉडीज पे ये एक्ट करते हैं या कहाँ पे ये अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड आ जाता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फोर्थ आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैंने ये ऊपर नीचे क्यों लिख दिए, मैंने पढ़ाया तो ये पहले था। रीज़न ये है, मैंने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिख दिया है इनको पहले ही। सबसे पहले अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बोलते हो कि इसकी स्ट्रेंथ 1 है, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा 1/100, मतलब 10⁻⁻² टाइम जो है ये स्ट्रॉन्ग है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करोगे हो जाएगा 1/10⁻13, मतलब 10⁻⁻13 ये स्ट्रॉन्ग है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे तो ये हो जाएगा 1/10⁻39 टाइम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब 10⁻⁻39 टाइम ये स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे वीक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है। यही रीज़न है कि जो बॉडीज़ हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, वो एक दूसरे के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, जो बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके चारों तरफ। और उसके अलावा जो है ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता, वो इसी वजह से, क्योंकि ये वीक होता है। नेक्स्ट इनकी रेंज की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी भी बॉडीज़ है यूनिवर्स के अंदर, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे अलावा जितनी भी बॉडीज़ है, चाहे बोर्ड, मार्कर, अर्थ, मून, जितनी भी बॉडीज़ है, सब मेरे ऊपर क्या लगा रही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही हैं। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट रेंज है इसकी, मतलब ये पूरे यूनिवर्स में लगता है। आप यहाँ पे हो तो चाहे यूनिवर्स के दूसरे कोने में कोई बॉडी है तो वो भी इस टाइम पे आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, लेकिन आप अर्थ के इतना पास हो कि सबसे ज़्यादा अर्थ की वजह से लग रहा है, तो हम अर्थ पे रुके हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो आपने देखा कि इसकी रेंज कितनी है, न्यूक्लियर रीजन में ही लगता है, लगभग 10⁻⁻15 से 10⁻⁻16 मीटर जो है इसकी रेंज होती है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस का साइज है 10⁻⁻15 या एक फर्मी के बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, तो कहीं भी ये नहीं है कि चार्ज पार्टिकल चाहे कहीं भी रखे हों, तो इसकी भी रेंज क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी या इनफाइनाइट इसकी रेंज होती है, कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा कहीं भी रखा हो यूनिवर्स में, इसका जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो ये भी एक न्यूक्लियर रीजन में लगता है, न्यूक्लियस की रेंज में लगता है, तो लगभग 10⁻⁻15 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में। अब बात करते हैं किन पार्टिकल्स पे लगते हैं। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ऑल बॉडीज हैविंग मास, अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इसका मतलब हर बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होता है, तो इसका मतलब ये सब बॉडीज पे लगेगा। नेक्स्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तो मैंने बताया ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे लगता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो को जो है ऐसे दिखाया जाता है, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो को न्यू बार से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटॉन्स, ये सब जो है आप इंक्लूड कर सकते हो, पॉजिट्रॉन,
पॉजिट्रॉन होता है आपका ई पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन का अपोजिट। इलेक्ट्रॉन पे अगर माइनस ई चार्ज है तो इस पे प्लस ई चार्ज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किस पे लगता है? ये लगता है चार्ज्ड बॉडीज के ऊपर या चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उस पर ये लगेगा। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके ऊपर लगता है? ये लगता है न्यूक्लियॉन्स के ऊपर, जो कि क्या होते हैं बताया था मैंने, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब हमने जो है कवर करे हैं चारों फोर्स और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अब आगे चलते हैं। ये थे फंडामेंटल फोर्स, इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली इनके बीच में जो है हमने जो कंपैरिजन किया है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स जो है किसके ऊपर बेस्ड है? फिजिक्स बेस्ड है फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, जिनसे आप किसी भी बॉडी की स्टेट को जो है मेजर करते हो, उसके बारे में समझते हो कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आप फिजिकल क्वांटिटीज से ही चेक करते हो कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, एनर्जी कितनी है, ये सब आप फिजिकल क्वांटिटीज से ही चेक करते हो। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, बदलती नहीं है, फिक्स रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो ये आ जाएगा द फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट चेंज विद टाइम, और कह सकते हो कि रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंजर्व्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब ये कंजर्व्ड क्वांटिटी के पीछे जो लॉ लग रहा है, लॉ क्या लग रहा है कि ये क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी, फिक्स रहेंगी। ठीक है, ना उन्हें क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इन लॉज को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन लॉज, कंजर्वेशन लॉज या फिर लॉज ऑफ कंजर्वेशन। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आपका एक चैप्टर था फोर्स, उसके अंदर था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वो क्या था? वो यही तो था कि जो आपका मोमेंटम है वो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये क्या था? वो क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया था? कंजर्व कर दिया था कि वो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। ठीक है, इनिशियल और फाइनल क्या रहेगा? सेम रहेगा उसका। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? कंजर्वेशन लॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। दूसरी बात, ये लॉज क्या हैं? ये हाइपोथेसिस है। क्या है ये? हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस अभी मैंने बताया कि इनका कोई प्रूफ नहीं है, नो प्रूफ, लेकिन आप इनको एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हो, किसी और फिनोमिना पे लगा सकते हो। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन इनका कोई वैसे आप प्रूफ देखोगे मैथमेटिकल तो वो नहीं है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कुछ एग्जाम्पल जो आप पढ़ोगे आगे की 11th क्लास और 12th क्लास के अंदर। सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो आपका चैप्टर था 13 चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो वो क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सेकंड है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो है, अगर मैं आज की डेट में बात करूं तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। पहले मतलब इसकी स्टेटमेंट क्या थी? यही थी कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो अब जो है ये चेंज हो गया जब से जो आइंस्टीन है, आइंस्टीन ने
इक्वेशन दी है मास एनर्जी रिलेशन, जो कहती है E इज इक्वल टू mc²। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से जाता है तो उसका मास जो चेंज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी के अंदर। तो यहाँ पे मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन दिखाई गई है कि वो एक दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सिर्फ मास की कंजर्वेशन जो है थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। तो इसके बाद ये थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है। फिर भी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री के अंदर लगाते हैं। जो केमिस्ट्री है उसके अंदर जो इक्वेशन होती हैं, केमिकल इक्वेशन, उनके अंदर हम लगाते हैं कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद थर्ड आ जाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कि मोमेंटम कंजर्व रहेगी आपकी इनिशियल और फाइनल। यहाँ पे आप ये दो सब डिवाइडेड है। जो आपका एक होती है लीनियर मोमेंटम जो स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर होती है, एक आपकी जो रोटेशनल मोशन के अंदर होती है आपकी एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, दोनों जो है यही है कि इनिशियल और फाइनल जो है उनकी वैल्यू सेम रहेगी, कंजर्व्ड क्वांटिटी है। फोर्थ बात करो तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कि चार्ज जो है आपके पास अगर दो बॉडीज हैं, एक के ऊपर मान लीजिए +5 चार्ज है और एक के ऊपर -2 चार्ज। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को, और जो है चार्ज क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मान लीजिए जो है चार्ज अगर इन दोनों को आप कांटेक्ट में लेके आते हो तो यहाँ पे क्या होगा, अगर इसके जो +2 चार्ज है वो इसको जाके न्यूट्रलाइज कर देंगे और इस पे +3 चार्ज जो है रहेगा। तो अगर मान लीजिए ये कंडीशन बन जाती है, आपने इनको टच करके अलग कर दिया, तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना है 0 + 3 3, यहाँ पे चार्ज कितना है -2 + 5 +3। तो चार्ज जो है वो भी क्या रहेगा, एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट लॉज हैं आपको जो है ये बार बार फिजिक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हमने फर्स्ट चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बताई थी कि जो फर्स्ट चैप्टर है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक इम्पॉर्टेंट ना हो, बट जैसे ही आप 10th क्लास से 11th क्लास में आते हो तो जो आपने अब तक साइंस पढ़ी है वो आगे डिवाइड हो जाती है अलग अलग स्ट्रीम, उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो यहाँ पे जैसे ही आप अब अलग से एक एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जब फिजिक्स को पढ़ते हो तो क्या होता है कि उसके लिए आपको एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अंदर कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़नी है, फिजिक्स है क्या, उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस चैप्टर से जो जो आपको पता होना चाहिए था वो मैंने कवर करवा दिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। उसके अलावा अगर आपको कुछ डिस्कवरीज वगैरह पढ़नी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। बाकी आगे जब आप पर्टिकुलर चैप्टर करोगे तो उसके अंदर भी वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास से जो आपका इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, चैप्टर 2 से जो है स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।